नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इससे पहले जो क्लास था उसमें पढ़ चुके हैं महाजनपद। महाजनपद काल में पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे 16 महाजनपद। कितने महाजनपद पढ़े थे? 16 महाजनपद पढ़े थे। ठीक है। और 16 महाजनपदों की जानकारी अगर कौन से बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त होती है पूछा जाए तो वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय है। बौद्ध ग्रंथ में कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो वो जो है अंगुत्तर निकाय में है। अगर कौन से जैन ग्रंथ में पूछेगा, ये जो है बौद्ध ग्रंथ का है। ठीक, अगर कौन सा जैन ग्रंथ पूछेगा तो जैन ग्रंथ कौन से जैन ग्रंथ है? भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र के माध्यम से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम लोग 16 महाजनपदों में जो सबसे विशाल, सबसे बड़ा जो था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो जो है मगध महाजनपद था, जिनकी राजधानी क्या पढ़े थे हम लोग? गिरिव्रज या राजगृह पढ़े थे। तो आज हम लोग जो मगध महाजनपद है उनमें जो शासन किए हैं शासक लोग, कौन कौन से वंश, कौन कौन से जो एम्पायर लोग इसमें शासन किए हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मगध का उत्कर्ष। तो मगध में मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि मगध जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ जो है 7 राजवंशों ने शासन किया है। ठीक है, एक के बाद एक ने शासन किया है। तो पढ़ लेते हैं, शुरू में क्या लिखा है? ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया है। और ये 7 राजवंश कौन कौन से हैं? इसका ट्रिक है, पहला वंश कौन सा था? तो हर्यक वंश। पहला जो शासन किया है, याद रखेंगे, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश मुख्यतः याद रखेंगे हर्यक वंश हुई। हालांकि एक बृहदत्त वंश भी था, लेकिन हर्यक वंश को याद रखेंगे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीकृत सत्ता के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये वाला जो है चंद्रगुप्त मौर्य वाला ही है। उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, फिर लास्ट जो है 7वां नंबर सातवाहन वंश। अब जितने सारे हैं, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व, और लास्ट क्या है? सातवाहन। ये हमको याद नहीं होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है। वो कौन सा ट्रिक है? चलिए लिखता हूं। हसीन, माशुका, 7। क्या है ये ट्रिक? को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपको पहले से याद है, डायरेक्ट याद हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर किसी के लिए उपयोगी है ये वाला ट्रिक तो बिल्कुल उन लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो है किस किस का नाम उल्लेख है। ह से क्या है यहाँ पे? तो हर्यक वंश है, याद रखेंगे। कौन सा वंश? हर्यक वंश है ह से। शी से क्या है? शिशुनाग वंश। क्या है जी? शिशुनाग वंश। क्लियर है। और न से क्या है? नंद वंश। नंद वंश है। माँ से क्या है बताइए? तो माँ से है जो है मौर्य वंश है। कौन सा वंश? मौर्य वंश है। और शु से क्या है? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश है। का से क्या है? कण्व वंश। और 7 से क्या है? सातवाहन वंश। देख लीजिए इसमें ट्रिक के माध्यम से जो है, ठीक है, इधर देख लीजिएगा। हर्यक, शिशुनाग। ह से क्या था? हर्यक वंश। एक साथ देख लेंगे इसको आप लोग। देखिए ट्रिक का नाम क्या है? हसीन माशुका 7 करके। क्लियर है। जिसमें से ह का मतलब क्या है? हर्यक वंश। सी का मतलब क्या है? शिशुनाग वंश। न का मतलब क्या है? नंद वंश, जो घनानंद से संबंधित है। तो लगभग आप जो चंद्रगुप्त मौर्य जो सीरियल था या मूवी देखे होंगे तो आप सभी को याद है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने उससे पहले जो शासन किए हैं वो कौन किए हैं? घनानंद ने किया है। घनानंद। और घनानंद कौन कौन से वंश का था? तो नंद से याद रखना है। घनानंद में नंद जो लास्ट में है वो नंद वंश से संबंधित है। उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। ये ट्रिक है हसीन माशुका 7। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं मौर्य वंश को। देखेंगे हम लोग कौन सा वंश देख रहे हैं? हम लोग मौर्य वंश के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश। तो नंद वंश, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आप सभी को मालूम होगा, वो है घनानंद। घनानंद जो कि क्या है, उतने अच्छे जो प्रतिभाशाली शासक होते हैं वो नहीं थे। मतलब जो अखंड भारत बना पाए, अखंड मतलब भारत का खंड ना हो, अलग अलग ना बिखरे भारत, ऐसे शासक नहीं थे। और एक प्रकार से क्या है, जो चाणक्य, आप लोग एक पढ़ेंगे, गुरु थे चाणक्य। क्या बोल रहा हूँ मैं? चाणक्य। चाणक्य उसी को क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, या उसी का अन्य नाम क्या है?
कौटिल्य भी है। क्या है? कौटिल्य भी है, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है। तीनों एक ही नाम है, याद रखेंगे। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, क्या बोल रहा हूँ मैं? विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति रहे हैं। ठीक है। तो ये जो चाणक्य जो है किसके दरबार में रहते हैं? मुख्यतः जो है घनानंद के दरबार में रहते हैं। घनानंद ने एक बार चाणक्य का बेइज्जती कर देते हैं। घनानंद जो है चाणक्य का बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन वही जो है वही उसके विनाश का कारण बनता है घनानंद का। कि फिर चाणक्य क्या है, उस जो बेइज्जती है, इंसल्ट किए रहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ के जो शासक रहते हैं, नंद वंश के शासक घनानंद, जो मगध के शासक रहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। तो उनको हटाने के लिए वो ऐसे लड़के की तलाश करते रहते हैं जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रहे या फिर प्रतिभाशाली रहे। ठीक है, जो क्या है अखंड भारत का निर्माण कर पाए और जो घनानंद को हरा पाए। ठीक है, तो वो कौन थे? जो मेन किरदार कौन निभाया इसमें मौर्य वंश में? तो है चाणक्य या कौटिल्य ने। ठीक है, तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किसकी मदद से किया है? तो याद रखेंगे चाणक्य, उनके गुरुदेव का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव का नाम चाणक्य, आचार्य। मौर्य वंश के बारे में जानकारी का स्रोत किससे प्राप्त होता है? ठीक है, ये बहुत पहले की बात है। तो जानकारी जो है कौन बताया होगा कि मौर्य वंश में ऐसे चलते थे? हम लोग साक्षात देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। ठीक है, तो जानकारी किससे प्राप्त होती है कि मौर्य वंश की जानकारी ऐसी थी कि नंद वंश का ये शासक था, इस नाम का, चाणक्य नाम का एक पुरोहित था, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बारे में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत होता है साहित्य, मतलब जो रचनाएं लिखी हुई है कवियों द्वारा, जो पुस्तक लिखी हुई है उनके माध्यम से। तो एक है अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका, तीसरा मुद्रा राक्षस और चौथा जो है जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है उसके अनुसार प्राप्त होते हैं, उसमें जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं जो खुदाई हुई है, जिसके अंतर्गत शिलालेख, सिक्के, ये सब देखेंगे हम लोग। अशोक के अभिलेख देखते हैं, फिर उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या है? रुद्रदमन अभिलेख है। कौन सा? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख देखते हैं। ये जो है पुरातात्विक स्रोत है। और ये बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है जी? तो अर्थशास्त्र लिखा है, याद रखेंगे, चाणक्य ने ही लिखा है। अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने लिखा है, चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र जो है मौर्य प्रशासन या राजनीति से संबंधित बुक है, याद रखेंगे, राजनीति से संबंधित बुक है। और चाणक्य को क्या बोला जाता है बताइए? भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है। मैकियावेली ने एक रचना की थी जिस पुस्तक का नाम है प्रिंस नाम से। ठीक है, प्रिंस नाम से रचना की है। ये वाली बुक भी है, ये भी बुक जो है राजनीति से ही संबंधित है, पॉलिटिकल से। ठीक है ना। और जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है ये भी किससे संबंधित है? राजनीति से ही संबंधित है, तो इसीलिए तुलना किया जाता है। और प्रिंस किसने लिखा है? तो मैकियावेली ने। किसने? मैकियावेली ने लिखा है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी नोट मत करिए इसको। ठीक है, तो भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। और इंडिका किसने लिखी है? इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, राजदूत मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखी है। किसने? विशाख दत्त ने लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार, किनका विस्तार जो है कहाँ कहाँ तक था मौर्य साम्राज्य का? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे, और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में, उत्तर साइड का देखेंगे भारत के मैप में, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है, वहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। साम्राज्य मतलब इनका एरिया फैला हुआ था, मतलब इतने जो एरिया है हिमालय से लेकर, हिमालय पर्वत से लेकर मैसूर तक का एरिया, जितने भी एरिया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से लेकर हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत यहाँ पे है अफगानिस्तान इलाके में, और पश्चिम बंगाल तो आप जान रहे हैं पूर्व साइड है। तो वो जो एरिया है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब उनके अंडर में था। और पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, देख लीजिए मैप में, ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर, फीका ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये जो जितना भी इलाका है सब क्या है? मौर्य राज्य में सम्मिलित था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य साम्राज्य के हम लोग शासक की बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन थे। तो पहले शासक कौन थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरे बिंदुसार,
तीसरे अशोक, चौथे जो है दशरथ मौर्य, और पांचवें जो है संप्रति, छठवें शालीशुक, और सातवें जो है देववर्मन। ठीक है, लास्ट याद रखना है आपको, तो वो है बृहदत्त। ठीक है, फिर से बता देता हूँ एक बार किसको किसको याद रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखना है, बिंदुसार को याद रखना है, अशोक को याद रखना है, बस इतना याद रखना है। और लास्ट वाला, लास्ट कौन था, बृहदत्त, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था या शासक कौन था, तो वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। अंतिम शासक कौन था, तो वो जो है बृहदत्त थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था, और यही क्या है, संस्थापक है। याद रखेंगे, यही संस्थापक है, प्रथम शासक बना तथा संस्थापक थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 322 से, क्या लिखा है, 322 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में चलेंगे ना हम लोग अभी। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके इन्होंने मगध के राजा, मतलब मगध का राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया है। किसको, चाणक्य को। और चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चाणक्य कौन था, चंद्रगुप्त का गुरु थे और पुरोहित थे, और प्रधानमंत्री का पद इन्होंने दिया था उनको। ठीक है, घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया था। याद रखेंगे, दुर्धरा से, किससे, दुर्धरा से विवाह किया था। ये जो है अन्य जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद एक और देखेंगे, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उनसे भी विवाह किया है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। देखिए, चंद्रगुप्त का अन्य नाम कौन कौन सा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त का नाम कौन कौन सा है। तो पहला है एंड्रोकोट्स, क्या है, एंड्रोकोट्स, और दूसरा जो है सैंड्रोकोट्स। सैंड्रोकोट्स किसने कहा है, तो याद रखे हैं, जस्टिन ने कहा है, और एंड्रोकोट्स जो है प्लूटार्क ने कहा है। नोट करते चलेंगे ना इसको। सन 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। जस्टिन ने एक बुक लिखा था अपना, उसमें जो है सैंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया था। लेकिन सैंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ये किसने बताया है, तो विलियम जोन्स ने बताया है। याद रखेंगे, विलियम जोन्स ने बताया है, पहचान की है विलियम जोन्स ने। देख लीजिए उनके साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, तथा जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। ठीक है, ये सिकंदर वाला है ना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब पढ़ते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ ही रहे थे, तो उसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। देख लीजिए, सिकंदर का थल जो सेनापति, मतलब जमीन वाला जो सेनापति था, वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। तथा सिकंदर का जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्यूकस निकेटर के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ है, 305 ईसा पूर्व में हुआ है। इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब जीते हैं, उन्होंने विजय हासिल की है। उसके बाद क्या लिखा है, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री, ये याद रखना है मेन वाला, दुर्धरा याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। उनकी पुत्री कार्नेलिया, या उन्हीं का और क्या नाम है, हेलेना नाम है। कार्नेलिया या हेलेना एक ही है, याद रखेंगे, से विवाह कर लिया। कार्नेलिया या हेलेना किसकी पुत्री थी, तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर महान, जो मकदूनिया, ठीक है, यूनान के थे, मकदूनिया के शासक थे वो। युद्ध की शर्तों के अनुसार अब इन लोग क्या है, एक जीत गया एक हार गया, फिर शर्त हुआ इनके बीच कि क्या क्या कितना कितना सीमा ये रखेंगे वो रखेंगे, भेंट दिए। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत, 4 जो राज्य, अभी राज्य बोला जाता है, पहले क्या है उसी को प्रांत बोला जाता था। ठीक है, तो 4 प्रांत, कौन कौन सा 4 प्रांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे। काबुल, के से 2 ठोक है, काबुल, कंधार और हेरात और मकरान। ठीक है, क्या है देख लीजिए, एम के और एच के याद रखेंगे, एम के और एच के। एम मतलब क्या है, एक एम का मतलब क्या है बताइए, तो वो जो है मकरान है। और के का मतलब क्या है, कंधार है। एच का मतलब हेरात है, और के का मतलब काबुल है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। जो है बड़े बड़े प्रांत, काबुल,
कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी किसको दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था शर्तों के अनुसार। तो किसका राजदूत था ये मेगस्थनीज जो है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखेंगे। और मेगस्थनीज ने कौन सी रचना की है? तो इंडिका लिखी है बुक। कौन सी बुक? इंडिका बुक। इंडिका बुक से मौर्य वंश के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। देखिए लिखा हुआ है मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लिखते जाइएगा। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन से धर्म को अपनाए हैं? जैन धर्म को अपनाए हैं। और जैन धर्म के अंतर्गत भद्रबाहु, अगर आप लोग जैन और बौद्ध धर्म का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं वीडियो डाल दिया हूँ। जैन धर्म 2 भागों में विभक्त है, ठीक है। एक जो है भद्रबाहु वाला क्या कहलाता है? दिगंबर संप्रदाय कहलाता है। और दूसरा जो है स्थूलभद्र, जो गुरु हैं, उनका जो संप्रदाय है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? श्वेतांबर कहलाता है। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर लोग क्या है? वस्त्र नहीं पहनते हैं। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म तो अपनाया था, लेकिन अगर डीप से क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय अपनाया था, तो वो जो है दिगंबर वाला जो संप्रदाय है उनको अपनाया है। और दिगंबर वाला गुरु किसको माना जाता है? गुरु भद्रबाहु को। क्लियर है? चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ गुजारा था? तो कर्नाटक राज्य में गुजारा है। कर्नाटक राज्य का एक जगह है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में इन्होंने गुजारा है। और वहाँ क्या है? श्रवणबेलगोला में 51 फीट ऊंची मूर्ति है, गोमतेश्वर मूर्ति। किसकी? गोमतेश्वर। या इसी को क्या बोला जाता है? बाहुबली मूवी सब लोग देखे होंगे, बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है, बाहुबली। ठीक है, समझ जाइएगा, मैं लिख रहा हूँ उसको, बाहुबली लिखा हूँ मैं। तो 51 फीट ऊंची जो है मूर्ति है, कहाँ? श्रवणबेलगोला। और ये कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गोमतेश्वर या बाहुबली कौन थे? तो याद रखेंगे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम भगवान कहे जाते हैं, उनका क्या नाम है? ऋषभदेव। क्या नाम था उनका? ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र थे, याद रखेंगे। जो बाहुबली जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। क्लियर है आप सभी को? तो उनकी ही मूर्ति वहां बनी हुई है, 51 फीट की मूर्ति श्रवणबेलगोला में। और उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से विधि के तहत अपना जो है प्राण त्यागी है या मृत्यु प्राप्त की है? तो कौन सी विधि है वो याद रखेंगे? संलेखना विधि द्वारा। संलेखना विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देख लीजिए, संलेखना। अब ये बताना चाहूँगा कि संलेखना मतलब होता क्या है। संलेखना विधि, जिसको संथारा भी बोला जाता है, संलेखना भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, संलेखना विधि होता क्या है। संलेखना विधि एक ऐसा विधि है जो जैन धर्म में मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु जो है नज़दीक आने लगता है, उनको पता चलता है कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, मतलब मेरी मृत्यु होने वाली है करके, तो वो क्या है? अन्नपान जो भी है, जल हो, मतलब अन्नपान जो भी, खाना पीना जो भी है, वो क्या है? त्याग देता है कि अब जब तक मैं जीवित हूँ बिना अन्न के रहूँगा, मैं खाऊंगा नहीं करके, उसके बाद उनकी मौत जब भी हो जाए करके। तो चंद्रगुप्त ने वैसे ही सिस्टम अपनाया था। वो क्या है? अंतिम समय में क्या है? अन्न वन्न जो भी है, ठीक है, खाना वगैरह है, सब छोड़ दिए थे। उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो संलेखना विधि उसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उनके बाद नेक्स्ट जो शासक बने हैं वो है बिंदुसार। बिंदुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, मतलब उनके बाद जो शासक बने हैं, इनकी माता का नाम क्या था? बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, याद रखेंगे। दुर्धरा कौन थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी पत्नी थी दुर्धरा, और दुर्धरा के ही बेटे कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है, बिंदुसार को क्या नाम से जाना जाता है? अमित्रघात। अमित्रघात मतलब क्या होता है? शत्रु का नाश करने वाला। अमित्र मतलब क्या होता है? मित्र मतलब तो अपना सखा हुआ मित्र, लेकिन अमित्र बोल रहे हैं मतलब शत्रु हुआ। घात मतलब उसको मारने वाला, उसका विनाश करने वाला। तो शत्रु का विनाश करने वाला कौन है? बिंदुसार है, याद रखेंगे। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्लियर है? बिंदुसार के ही समय सीरिया एक देश है, सीरिया के शासक, उस टाइम शासक थे सीरिया के, एंटियोकस ने अपना राजदूत किसको भेजा था? डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसको? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से, सीरिया का जो नरेश था, उनसे जो है किस चीज़ की मांग की थी? अंजीर की मांग की थी उन्होंने,
मीठे शराब की बात मांग की थी, यूनानी दार्शनिक की भी बात की थी। जो सीरिया है वो कौन से देश के अंतर्गत आता है, यूनानी देश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सूखे मेवे की भी मांग की थी, ठीक है, याद रखेंगे। ये सब की मांग की थी बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस से कि आप जो है हमारे देश को या हमारे एरिया में क्या है ये चीज़ भेज दो करके। जैसे कि होता है ना, जैसे कि मान लो मैं अलग ज़िला में हूँ, कुछ ज़िला जैसे कि हम लोग बात करते हैं जिस ज़िला में, जैसे उत्तर साइड बात करते हैं केसर वेसर ज़्यादा होता है, जम्मू कश्मीर साइड, तो केसर का कोई मेरा दोस्त रहेगा उसके मांग करूँगा मैं कि आप जब भी आएंगे यहाँ तो केसर लेते हुए आएंगे। या दक्षिण साइड की बात करूँगा, नारियल बहुत होता है तो नारियल लेते हुए आएंगे, आना बोलूँगा ऐसे। तो उसी प्रकार बिंदुसार ने भी सीरिया के नरेश एंटियोकस से मांग की थी कि आप लोग क्या है हमारे यहाँ ये चीज़ भेजा दीजिए करके। तो अंजीर की मांग की थी, मीठी शराब, सूखे मेवे और यूनानी दार्शनिक। दार्शनिक की बात करना चाहूँगा, बाकी तो आप सभी समझ गए हैं, अंजीर जो है खाने की है, शराब भी है। और क्या है दार्शनिक, दार्शनिक क्या होता है, दार्शनिक का अर्थ होता है दर्शन का ज्ञाता। क्या होता है, दर्शन का ज्ञाता। जो दार्शनिक मतलब होता है देखना, ठीक है। दार्शनिक का अर्थ यही होता है कि मान लो जो जैसे मेरी एरिया में किसी दार्शनिक को बुलाता हूँ तो मेरे एरिया में क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ घटना हो रही है, कैसा वातावरण है, क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ, तो वो सब के बारे में वो निरीक्षण करेगा और उसके बारे में कुछ लिखेगा, वही क्या कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है। तो याद रखना है सीरिया नरेश एंटियोकस ने दार्शनिक बस को नहीं भेजा अपने देश से, बाकी सभी जितने भी वस्तुएं थी उसको भेजा था। दार्शनिक क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है जी। तो लिखा हुआ है एंटियोकस ने 2 वस्तुएं मीठी शराब और अंजीर तो भेजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आदमी को उन्होंने नहीं भेजा। चलिए आगे देखते हैं अब। बिंदुसार, बिंदुसार कौन सा धर्म का अनुयायी था, तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, मतलब उस धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को, आजीवक। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो अब सभी को मालूम होना चाहिए पहले से ही, मक्खली गोशाल। कौन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मक्खली गोशाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे मक्खली गोशाल, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म के अंतर्गत दिगंबर संप्रदाय, ठीक है। और संलेखना विधि मतलब अन्न वन्न सब छोड़ दिए रहते हैं, खाना पीना, तो वो विधि से उन्होंने प्राण त्याग किया है। कहाँ किया है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला जगह में। चलिए इसमें देखते हैं अब नेक्स्ट। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं हम लोग, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय उस टाइम फेमस था, याद रखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी, नोट करिए, तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है, दोआब पे। दोआब मतलब 2 नदियों का संगम। तक्षशिला कहाँ है विश्वविद्यालय, पाकिस्तान में है वर्तमान में। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशिम था। कौन था तक्षशिला का राजकुमार उस समय, तो बिंदुसार का जो बड़ा बेटा था उसका नाम सुशिम था। वह विद्रोह को दबाने में, मतलब विद्रोह को जो है कंट्रोल करने में सक्सेस हासिल नहीं कर पाया, असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, अवंती मतलब उज्जैन का राज्यपाल था, तथा उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया, मतलब अशोक ने विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। इसलिए क्या है, बिंदुसार के बाद जो मौर्य साम्राज्य का मेन जो ब्रांच था, ठीक है, मगध का, वहाँ का शासक कौन बना, अशोक बने हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा, क्योंकि अशोक जो है एक महान शासक थे, योग्य शासक थे। लेकिन सुशिम जो है विद्रोह को दबाने में असफल रहे, इसलिए उनको शासक नहीं बनाया गया बिंदुसार के बाद। क्लियर है, बिंदुसार के 2 बेटे हैं, मुख्यतः पढ़ रहे हैं। पहला बेटे है सुशिम है और दूसरा जो है अशोक है, ठीक। तो अशोक जो है उनके बाद शासक करते हैं। जहाँ तक क्लियर हो रहा है आप सभी को, चलिए ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं अशोक। क्या पढ़ रहे हैं जी बताओ, उसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग अशोक। तो अशोक के अंतर्गत चलिए अशोक के बारे में एक पेज बस पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बैटरी अशोक, अशोक का जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ था 304 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है ना, शासक नहीं बने हैं, याद रखेंगे इस डेट में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों का हत्या किया था, ऐसा मान्यता है, ठीक है, ऐसा कहावत है। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, याद रखेंगे 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक की माता का नाम क्या था, शुभदांगी था, शुभद्रांगी था। अशोक ने राज्याभिषेक मतलब 269 वाला 8वें वर्ष अर्थात 261 वर्ष
ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। आक्रमण किया तथा कलिंग को जीतकर कलिंग को जीत लिया उन्होंने, और कलिंग में हुए भीषण जो नरसंहार हुआ था, नरसंहार मतलब क्या होता है? नर मतलब मानव की मृत्यु हुई है, ठीक है ना, को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया है? तो बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म, बिंदुसार ने आजीवक धर्म और अशोक ने बौद्ध धर्म। क्लियर है? तो ईसा पूर्व में क्या है? उल्टा चलता है। देखिए 269 के बाद क्या आया है इसमें? 269 के बाद जो 8वें वर्ष बोल रहे हैं तो 261। ये जो है हम लोग जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, -5 -4 -3, ये बढ़ रहा है, इधर बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, हमको लगता है कि अंक बस को देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है? माइनस लगा हुआ है। उसी प्रकार इसमें क्या है? ईसा पूर्व लगा हुआ है, इसलिए क्या है? आगे बढ़ रहे हैं सर। क्लियर है? चलिए ठीक, आज हम लोग यहीं तक वीडियो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।